नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज का जो टॉपिक होगा वो होगा एसएससी एमटीएस में जो 2019 में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं आपके इंग्लिश सेक्शन से। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आज 25 क्वेश्चंस में से केवल जो क्लोज टेस्ट का सेक्शन है वो हम आज कवर नहीं करेंगे, क्योंकि क्लोज टेस्ट का सेक्शन का एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। इसमें 3 से 4 क्लोज टेस्ट आपको बताए जाएंगे। तो आज आपके सामने स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस को फिल करने का क्या अंदाज होना चाहिए, कैसे आप उसको फिल करेंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स और वन वर्ड, ये सारे सेक्शन कवर होगा आज के वीडियो में। तो आप कलम कॉपी लेके बैठिए और सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से उतारिए और उसके टेक्निक को समझिए कि हम सवाल किस टेक्निक से उसको अटेम्प्ट करेंगे ताकि कम से कम टाइम में हम सवालों को सॉल्व कर सके। दोस्तों पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, आई टोल्ड द टेलर टू मेड ए न्यू ड्रेस फॉर मी, नो एरर। आप देखिए इसमें कई सेक्शन में देखिए क्वेश्चन को बांटा हुआ है। यहां से यहां तक लेकर आपका सेक्शन ए कर दिया गया है, यहां से यहां तक सेक्शन बी कर दिया गया है और ड्रेस से लेकर के फॉर मी तक सेक्शन सी कर दिया गया है और नो एरर को आप डी मान के चलें। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, अटेम्प्ट कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए इसका उत्तर होगा दोस्तों सेक्शन नंबर बी में गलती है। देखिए अगर कहीं गलती अगर आपको नहीं दिखेगा तो आप क्या मारेंगे, नो एरर, मतलब गलती नहीं है। लेकिन अगर इनमें से कहीं भी आपको गलती दिखा तो आप उसी सेक्शन को उत्तर मार देंगे। जैसे हमको बी में गलती दिखा, हम बी को उत्तर मार दिए। अब देखो क्यों, आई टोल्ड द टेलर टू मेड, ध्यान दीजिए दोस्तों यहां पर कि टू के साथ V1 आता है। क्या आता है, V1, कि जब किसी सेंटेंस में पहले वर्ब के पूरा होने के बाद दूसरा वर्ब को उसमें जोड़ा जा रहा हो तो उसके साथ क्या आना चाहिए, 2 + V1, जिसे हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्या दोस्तों बोलते हैं, इन्फिनेटिव। देखिए एक तो होता है इन्फिनेटिव और एक होता है जेरंड। इन्फिनेटिव में होता है 2 + V1 और जेरंड में होता है दोस्तों डायरेक्ट V4। तो दोस्तों ये V4 जेरंड कब होगा, जब कोई भी वर्ब ING के साथ लगा हो और वह किसी सेंटेंस में नाउन के रूप में प्रयोग किया जाए, यानी एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट, यानी सेंटेंस के शुरू में या तो सेंटेंस के अंत में, तो वो V4 कैसा हो जाता है, जेरंड हो जाता है। लेकिन यहां पर सवाल हमको दिया गया है 2 + V1 से, यानी इन्फिनेटिव से, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे सही क्या होना चाहिए था, टू मेक ए न्यू ड्रेस फॉर मी। चलिए ये खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन कहता है द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट, नो एरर। बताइए, देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उत्तर दीजिए कि क्या इसका उत्तर ए होगा या उत्तर बी होगा। अच्छा इसमें एक चीज छूटी दोस्तों, यहां पे एक सेक्शन होगा, ये क्या उत्तर सी होगा या फिर उत्तर डी होगा, बताइए क्या होगा। तो इसमें काफी लोग शायद गलती कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे लोगों को लग रहा होगा कि एट द कॉर्नर होना चाहिए, लेकिन जबकि इस सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इन द कॉर्नर भी सही होता है। एट द कॉर्नर कब होता है, जब हम किसी चीज को इंडिकेट करने का प्रयास करते हैं कि द लेडी एट द कॉर्नर दैट इज माई सिस्टर और मॉम, इस प्रकार से सेंटेंस जब हम लोग बनाते हैं तब वहां पर हम लोग एट द कॉर्नर का प्रयोग करते हैं, हम लोग इंडिकेशन करने के सेंस में। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा नो एरर, की सेंटेंस में कहीं भी गलती नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर, नो एरर। चलिए अटेम्प्ट कीजिए आप लोग, आप में से कई लोग इसका उत्तर शायद दे चुके होंगे। देखिए इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर, क्या होना चाहिए यहाँ पे, वी होना चाहिए। पढ़ के देखिए तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। स्पॉटिंग एरर कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आप मार देते हैं कि भाई पढ़ने में अजीब लग रहा है, उत्तर मार दो। कहीं ना कहीं वो कुछ जगहों पे सही बैठ भी जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए फॉर वी, ये पढ़ने में ही अजीब लग रहा है, क्योंकि हम लोग हमेशा सुनते हैं कि यू डोंट नो मी, यू आर सेइंग अबाउट मी, आई एम डूइंग समथिंग फॉर यू, ही इज डूइंग समथिंग फॉर मी, ऐसे बोलते हैं हम लोग। यानी यहां पर जो फॉर है उसके बाद जो यहां पे वी दिया हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। कौन सा केस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, और वी क्या है, सब्जेक्टिव केस। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा दोस्तों, अस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस। तो इसका उत्तर आप क्या मारेंगे, सेक्शन बी, कि इसका बी में उत्तर
इसका मिलेगा, तो मार देंगे आंसर बी। ठीक है यहाँ तक। तो 2 तारीख जो एग्जाम हुआ था उसमें आपको 3 स्पॉटिंग एरर पूछे गए थे, तीनों मैंने आपको करा दिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब दोस्तों हम लोग चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस में, और उसमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि द एंट्री गेट्स वर क्लोज्ड डैश वी कुड एंटर इन। एक मोटा मोटी इसमें अगर आप एक इसका मीनिंग निकाल पाएंगे तो आप इसका उत्तर बहुत ही अच्छे ढंग से मार सकते हैं। ऑप्शन है आपका टिल, बिफोर, आफ्टर, अनटिल। पहले वह आप लोग अटेम्प्ट ले लें, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि इसका उत्तर क्या सही होना चाहिए। देखिए कहता है कि द एंट्री गेट्स वर क्लोज्ड, यानी जो एंट्री गेट्स जितने भी है, गेट्स मतलब जितने भी गेट्स है, एक से अधिक गेट्स थे तो वो सारे क्या हो चुके थे, बंद हो चुके थे। डैश वी कुड एंटर इन, यानी कि जब तक हम लोग उसमें एंटर कर पाते, प्रवेश कर पाते, तब तक क्या हो चुका था, गेट बंद हो चुकी थी। इसका मतलब कि गेट पहले बंद हो चुका है। तो जब यहां पर पहले कोई काम होने का सेंस हो रहा है तो आप इसमें क्या मारेंगे बताओ दोस्तों, इसे मारेंगे आप ऑप्शन नंबर बी, बिफोर। देखिए आप एक टेंस पढ़े थे कि मेरे जाने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, उसके आने से पहले मेरा दोस्त चला गया था। ये बिल्कुल वही सेंटेंस है, बस इसमें क्या किया गया है, कुड से बनाया गया है सेंटेंस। तो आप इसमें फंस गए कि कुड से बनाया गया, तो आप उसको पहचान नहीं पाए, जबकि ये सेंटेंस बिल्कुल उसी फॉर्मेट का सेंटेंस है। ठीक है, एग्जामिनर आपको थोड़ा मोड़ा चेंज करके आपको क्या कहते हैं, टेंशन देकर के चाहता है कि आप डिस्टर्ब हो जाएं और आप उल्टा पुल्टा उत्तर मार के आ जाएं, लेकिन आप बहुत ध्यान से समझ के रखो कि सवाल कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही जनरल सा सवाल है जो कि हम लोग अपने सामान्य जीवन में ऐसे सेंटेंसेस को यूज करते हैं। कहता है डैश यू लाइक सम वाटर, और आपको ऑप्शन दिया गया है डू, वुड, शुड और कैन। कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत ही छोटे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वैसे सवालों में कोशिश करिए कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करने का प्रयास करिए, कि अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे तो आप बिल्कुल सटीक उत्तर तक पहुंचने का चांस बढ़ जाता है आपका। जैसे देखिए दोस्तों कि जब आप यहाँ पे कुछ पूछने का सेंस आ रहा है, किसी से आप कुछ पूछने का सेंस हो रहा है कि क्या आप पानी लेंगे या फिर चाय लेंगे या फिर कॉफी लेंगे, इस प्रकार से कुछ ऑफर दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, तो इसमें तो भाई शुड कभी नहीं होगा और कैन कभी नहीं होगा, क्योंकि कैन हमेशा एबिलिटी को दिखाता है या पॉसिबिलिटी को दिखाता है। ठीक है, आप तो पढ़े होंगे मॉडल्स में, या मॉडल्स जो क्लास में हमसे किए हैं उस वो लोग जिनको पढ़े होंगे भाई कि कैन मतलब क्या होता है, एबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी। और शुड कहाँ आता है दोस्तों, शुड आता है हमेशा कहीं ना कहीं सजेशंस के लिए आता है, सजेशंस में इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। अब आता है दोस्तों डू, और या तो आता है वुड। देखिए अगर आप डू लगाते हैं, डू यू लाइक सम वाटर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये एक जनरल सा सेंटेंस बन जाएगा कि क्या आप कुछ पानी पसंद करते हैं, जो कि आई थिंक सुटेबल भी नहीं है लैंग्वेज के हिसाब से। लेकिन अगर आप वुड देखते हैं तो वुड यू लाइक सम वाटर, तो ये जगह कहीं ना कहीं आप किसी से पूछ रहे हैं और रिस्पेक्टफुली पूछ रहे हैं। वुड का प्रयोग हम तब करते हैं जब बहुत ही सम्मान से, रिस्पेक्ट से पूछते हैं किसी से कि भाई क्या आप कुछ पानी लेना पसंद करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई गेस्ट आया, तो क्या बोलेंगे, खाना खाएंगे, तो क्या बोलेगा, नहीं खाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप पूछने का एक सलीका होता है कि क्या आप थोड़ा सा खाना खाना पसंद करेंगे, तो वो क्या करता है कि आपके बातों के हिसाब से वो रिस्पॉन्स करता है। तो देखिए यहाँ पर वुड जो आप लगाइएगा तो ये बिल्कुल सटीक इसका उत्तर होगा, क्योंकि ये बिल्कुल रिस्पेक्टफुल सेंटेंस को बनाएगा। और आप यहाँ पे देखिए सेंटेंस में भाव भी क्या दे रहा है, कुछ चीज किसी से आप ऑफर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या आप पानी लेना थोड़ा पसंद करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वुड। इस पर कई सेंटेंस आप सुने होंगे, वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक टू टेक सम कॉफी, वुड यू लाइक टू टेक सम मील। ठीक है, वुड यू लाइक टू टेक सम ब्रेकफास्ट, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी से बहुत ही सम्मान पूर्वक कुछ पूछते हैं तो कोशिश करिए कि सेंटेंस की शुरुआत वुड से करें। जैसे आप मान लीजिए कोई आपके यहाँ गेस्ट आया, तो आप उसको भी आप कैसे पूछेंगे, वुड यू लाइक टू। ठीक है, वुड यू लाइक टू टेक समथिंग, या फिर वुड यू लाइक टू टेक सम वाटर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का। आप देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन एरर से था और 3 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से था। स्पॉटिंग एरर 3 और 3 यहां से 6 हो गया। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी शायद इस सिटिंग में 2 या 3 पूछा गया है, मे भी 3 होगा, हम देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वी मस्ट स्टार्ट नाउ डैश इट विल बी टू लेट। इस सवाल में कई लोग गलती करेंगे
और हम चैलेंज करते हैं कि आप भी आप ट्राई करो। देखो आप में से भी कई लोग, मैक्सिमम लोग देखिए आप गलती करेंगे। ऑप्शन है अनटिल, अनलेस, और बट। सबसे पहले इसमें आप इस ऑप्शन को काट देना, बट। इसमें ये इस तो आपका ऑप्शन नहीं होगा, पहले आप काट दें इसको। आप अनटिल, अनलेस और में इन तीनों में फंसे होंगे। जबकि अनलेस का मतलब आप जान रहे हैं जब तक के सेंस में होता है, अनटिल भी यहां पर जब तक के सेंस में होता है। लेकिन सवाल देखो क्या कहता है, पहले सवाल को पढ़ के थोड़ा समझने का प्रयास करो। कहता है वी मस्ट स्टार्ट नाउ, यानी अब हमको जरूर शुरू कर देना चाहिए। दैश इट विल बी टू लेट, नहीं तो क्या हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगी। तो आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि और का दो मीनिंग होता है। एक तो होता है नहीं तो, और एक होता है अन्यथा, जिसको आप अदरवाइज भी जानते हो। क्या जानते हो, अदरवाइज। देखिए अगर इसमें आपको अदरवाइज दिया होता है तो आप बड़े बड़े आराम से आंसर मार दिए होते, लेकिन इसमें आपको और दिया गया है, तो इसलिए आप इसमें इसकी और ध्यान ही लोगों को नहीं जाएगा, इस पर लोग सोचेगा ही नहीं। तो एग्जामिनर बड़ा सोच करके बहुत ही घुमा के क्वेश्चन आपको सेट करता है आपके लिए। तो ध्यान रखिएगा कि और का मतलब केवल या नहीं होता है, नहीं तो भी होता है, या फिर तो अदरवाइज भी होता है। तो इस प्रकार से आप इसके उत्तर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और कोई दिक्कत नहीं समझने में। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा, तो आप लाइक जरूर करें, और वीडियो को हो सके तो जो भी एमटीएस के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उन तक आप इसको शेयर जरूर करें। चलिए अगले सेक्शन में चलते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब दोस्तों लोग चलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेक्शन में, और उसका पहला क्वेश्चन दिया था कि प्लीज टेल द स्टोरी इन ए नटसेल। आप कई बार एग्जाम में आप देखते हैं इस इडियम को, ठीक है, ये एक तरह से इडियम है। क्या है, इडियम, जो कि आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में डाल दिया गया है। तो कई बार आपके अगर इडियम्स अच्छे हैं तो आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में 1 नंबर पक्का हो जाता है। तो इन ए नटसेल, अगर इसका जिसको मीनिंग पता नहीं होगा, या फिर इसका जो फॉर्मेट होता है, जो इसका पूरा बनावट है, अगर वो उसको याद नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन में उसको बहुत कंफ्यूजन होगी कि इसका ऑप्शन हम क्या मारें। ठीक है, तो आप लोग एक बार अटेम्प्ट कर लो और देखिए इसका उत्तर क्या होना चाहिए। दोस्तों देखिए इन ए नटसेल जो है ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेशन है, इन ए नटसेल ही होता है। तो इसमें इसका मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, नो इंप्रूवमेंट, यानी इसको इंप्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, इसको ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। इन ए नटसेल का मतलब होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त रूप में, ठीक है, यानी कि शॉर्ट में। जैसे मान लीजिए एक कोई कहानी है, उसका आप शॉर्ट फॉर्म में आप उसका शॉर्ट कुछ कर दिए और उसका एक सारांश बता दिए, दैट इज होता है इन ए नटसेल। जैसे कभी होता है कि कुछ आदमी बहुत अधिक गपक्कड़ होता है और वो कुछ कहानी को बहुत लंबा चौड़ा खींच के बता रहा, तो आप उसको बोलते हैं थोड़ा छोटा में बताओ यार, तो उसी बोलते हैं इन ए नटसेल। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अगला सवाल को। क्वेश्चन कहता है ही डिड नॉट लाइक द नोवेल नॉर आई डिड, यानी वो कहना चाहता कि वह नोवेल पसंद नहीं करता था और ना ही मैं करता था। ठीक है, यानी दो व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है कि ना ही वह नोवेल को पसंद करता था और ना ही मैं करता था, यानी बोलने वाला किसी के बारे में बोल रहा है और खुद के बारे में भी बोल रहा है। तो इसमें यहां पर डिस्टर्ब किया गया कि ये गलती है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में किया गया। अगर आपको लगता है गलती है तो या तो ऑप्शन ए, सी और डी में आप उत्तर मारेंगे, और लगता है कि नहीं वो सही है तो आपका क्या होगा, ऑप्शन बी नंबर, नो इंप्रूवमेंट। ठीक है, जो यहाँ पे अंडरलाइन किया जाए, या तो क्वेश्चन में उसको क्या थोड़ा सा डीप कर दिया जाए, तो आप समझ आना कि उसको इंडिकेट कर रहा है कि उसको सुधारना है, या तो अगर वो सही है तो क्या मारेंगे आप, नो इंप्रूवमेंट। तो दोस्तों ये सवाल हमको लगता है कम से कम एसएससी 100 बार तो जरूर पूछ चुकी होगी अब तक में से, जितने भी एग्जाम हुए होंगे, एमटीएस, एलडीसी, सीजीएल, सीपीओ, या आपका क्या कहते हैं और भी एग्जाम जैसे एफसीआई वगैरह एग्जाम, उन सब मिलाकर के इसमें कम से कम 100 बार तो जरूर पूछा होगा ये सवाल। वरना आप स्ट्रेट खोल के देख लो, आपको हर एक साल आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसका एकदम बिल्कुल फिक्स आंसर है कि आंसर क्या होगा इसका, नॉर डिड आई। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर कोई सेंटेंस पहला डिड से शुरू किया गया है और इसके बारे में जो चीज बोला जा रहा है और स्पीकर खुद अपने बारे में सेम वही बातें बोलना चाह रहा है, जैसे वो क्या बोल रहा है कि वह नोवेल पसंद नहीं करता था और ना ही मैं करता था, तो अगर ऐसा बोलना चाहेगा तो नॉर डिड के बाद आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा, नॉर डिड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। जैसे आप बोलना चाहेंगे कि वह नोवेल पसंद नहीं करता था और ये भी पसंद नहीं करता था,
तो उसमें एक और अगर कोई जोड़ेगा, जैसे कोई लड़की बोल रहे हैं तो नॉर डिड सी बोल सकते हैं आप, नॉर डिड सी बोलेंगे, ना कि हर बोलेंगे। या फिर नॉर सी डिड नहीं होगा, नॉर डिड सी होगा। यानी आप यहाँ पे चाहें तो नॉर डिड आई, जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से, या तो नॉर डिड सी भी आप कर सकते हैं। यानी कि जो सब्जेक्ट होगा वो डिड के बाद होना चाहिए। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल को एकदम आप माथा में सेट कर लो, हो सके कि आप में से किसी को मिल जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों इस सिटिंग में देखिए 3 क्वेश्चन आपका इंप्रूवमेंट से भी था। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है कि द फादर विथ हिज चिल्ड्रन वर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द फंक्शन। दोस्तों ये सवाल का फॉर्मेट भी कई बार पूछा गया है। आप में से कई लोगों को अगर इसका आंसर याद होगा या इसका फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट याद होगा, आंसर तो नहीं, अगर कॉन्सेप्ट अगर उसको याद होगा तो आप आराम से उत्तर मार सकते हैं। ए है आर, बी है हैव, सी है नो इम्प्रूवमेंट और डी है वॉज। ये वॉज लिखा हुआ है, ठीक है, ये वॉज लिखा हुआ है। तो बताइए इसमें क्या उत्तर होना चाहिए, या ये वो अगर वो सही है तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें जो मैं आपको बता रहा हूं उसको अब ध्यान से समझ लीजिए, उसको लिख भी लीजिए, क्योंकि यहां से सवाल पूछता है। दोस्तों ध्यान रखिए कि जब भी विथ के साथ कोई 2 सब्जेक्ट जुड़ा हो, जैसे यहां क्या है फादर और यहां पर क्या है हिज चिल्ड्रन, किसके साथ जुड़ा रहे, विथ के साथ, या तो एंड नॉट के साथ, या तो अलोंग विथ के साथ। अगर ये सारे वर्ड रहे आपका और 2 नाउन या 2 सब्जेक्ट को जोड़ा हुआ रहे, ठीक है, और वो किसी सेंटेंस में यूज किया हुआ रहे, तो ध्यान रखना कि आने वाला जो वर्ब होगा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। तो यहां पर पहला सब्जेक्ट क्या है, द फादर, तो द फादर में वर होगा। खुद सोच के देखो, द फादर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वर क्या है, प्लूरल वर्ब है। कैसा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। तो उसको वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर, क्योंकि आर भी प्लूरल, हैव भी प्लूरल, बाकी ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा वॉज। बात समझ में आ गया। तो ये तीनों सेक्शन आपका खत्म हुए आज के सिटिंग का, एरर, फिर न ब्लैंक्स और इंप्रूवमेंट। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ स्पेलिंग कैसे पूछा गया था और आपको क्या क्या ध्यान रखना है। वैसे इस सवाल में देखिए आपको एक चीज और हम सिखा देते हैं कि अगर यदि आपको ये पकड़ में आ जाए कि वर नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर ए बी तो क्या सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये भी दोनों क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। तो थोड़ा अलर्ट अगर आप रहेंगे एग्जाम में तो आपको बहुत ही आसानी से उसका आंसर दिखेगा। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं हम लोग स्पेलिंग टेस्ट में कैसा कैसा सवाल पूछा गया है। तो आइए दोस्तों अगले सेक्शन में देखते हैं हम लोग करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को। आप देख रहे हैं कि जो वर्ड आपको दिया गया है बहुत ही आसान वर्ड है। ये तो एक प्रकार से बहुत ही आसान वर्ड है और ये थोड़ा सा टिपिकल है कि इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस वर्ड को पहले कभी नहीं देखे हैं तो, जबकि इसमें जो वर्ड दिया गया ये तो आप कई बार देखे हैं, लिखे हैं, तो इसमें आप आराम से उत्तर मारेंगे भाई इसका उत्तर क्या होगा, सी। सॉरी, क्योंकि ग्रामर का उत्तर क्या होता है, इसका स्पेलिंग क्या होता है, GRAMMAR होता है, ना कि ER होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, ग्रामर में क्या होता है, ए होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है, देखिए हॉटीनेस, हॉटीनेस, हॉटीनेस और हॉटीनेस। इसमें स्पेलिंग में आप बिल्कुल ये तो कन्फर्म है कि आप ए और डी को आप नहीं देखोगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हॉटीनेस में HAUGH वाला सेक्शन इसमें आएगा। लेकिन कंफ्यूजन आपको होगा कि इसमें TYNESS मारे कि TINESS मारे। तो इसमें आपका कोई खास दिमाग काम करने वाला है नहीं जब तक आप इसको नहीं पहले देखे हुए हैं। तो आप कोशिश करिए कि स्पेलिंग वाले जितना भी क्वेश्चन हो सेट में आप लगभग सबको देख के जाओ, क्योंकि SSC स्पेलिंग वाला भी क्वेश्चन रिपीट करता है। तो इसका भी आंसर क्या दोस्तों होगा, सी नंबर। हॉटीनेस में TI होता है, TY नहीं होता है। तो आपको यहां तो समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ सिनोनिम्स और कुछ देखते हैं एंटोनिम्स को। ठीक है दोस्तों, आज के जो सिटिंग का क्वेश्चन है इसमें आपको 2 एंटोनिम दिया गया है और 2 सिनोनिम दिया गया है। पहले हम लोग एंटोनिम को देख लेते हैं। देखिए आप में से कई लोग गलती क्या करते हैं कि आप सिनोनिम को रटते हैं कि इस वर्ड का ये सिनोनिम है, ये सिनोनिम और ये सिनोनिम है, जबकि ये एक तरीका गलत है। सबसे अच्छा क्या है कि आप वर्ड के मीनिंग को जाने। अगर आपको वर्ड का मीनिंग अगर आपको आता है तो कोई भी साइनो एंटो आप कर सकते हैं। और पिछले 3-4 सालों में देखा गया कि SSC कोई बहुत डिफिकल्ट वर्ड को नहीं पूछती है। अगर 4 वर्ड पूछ रही है तो उसमें 3 वर्ड तो वो होंगे जो कि अब तक वो SSC पूछी हुई है, और चौथा वैसा वर्ड है जो कि अगर नया भी है तो वो बहुत ही ठीक ठाक वर्ड है, बहुत खराब वर्ड नहीं है। जैसे आप यहाँ देखिए पहला वर्ड क्या, फर्टाइल, सैकड़ों बार पूछा गया है फर्टाइल।
फर्टाइल मतलब क्या दोस्तों होता बताइए? उपजाऊ होता है। क्या दोस्तों होता है दोस्तों बताइए? उपजाऊ। तो उपजाऊ का हमको बताना है उल्टा, तो उल्टा क्या होगा? बंजर यानी कि बैरन। बंजर का क्या होता है दोस्तों? बैरन। बंजर से बैरन, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक वर्ड है सिविलाइज्ड, ये भी पूछा गया कई बार। तो सिविलाइज्ड मतलब होता है दोस्तों सभ्य। क्या दोस्तों होता है? सभ्य, यानी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सभ्य ही होगा ऐसी बात नहीं है। सभ्य मतलब होता है कि अच्छा सोच वाला व्यक्ति, ठीक है। सभ्य। यहाँ देखिए एक वर्ड है टफ। टफ में क्या हो जाएगा? हार्ड, कठोर। अब यहां देखिए दोस्तों, देखिए एक वर्ड क्या है? एक्यूट। ये बहुत बार पूछा गया है। एक्यूट का मीनिंग आप तीव्र भी लिख सकते हैं, गंभीर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका सबसे अच्छा क्या है? तीव्र, ठीक है। सबसे अच्छा क्या हो जाएगा? तीव्र। तो तीव्र का उल्टा आप यहां देखिएगा, डी में दिया हुआ एक वर्ड है ब्लंट। ब्लंट में होता है भोथर। कैसा होता बताइए? भोथर। जैसे आप में से बहुत कोई अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बार बार चीजों को पढ़ रहे हैं और बात आप तक नहीं पहुंच रही, कहीं ना कहीं आपका दिमाग में सही से लोड नहीं ले रहा है, तो वैसे लोगों को लोग क्या बोलता है? भोथर, ठीक है। तो आप बुरा नहीं मानिए, बात समझिए कि क्या है कि अगर कोई चीजों को आप अच्छे समझ नहीं पा रहा है, यानी आपका दिमाग जल्दी एडप्ट नहीं कर पा रहा है, यानी कि आपका दिमाग तीव्र काम नहीं कर रहा, स्लो काम कर रहा है, ठीक है, तो आप ब्लंट की कैटेगरी में आ सकते हैं। दोस्तों पहला सिनोनिम देखते हैं, लिखा हुआ है डीपेन। क्या वर्ड दोस्तों? डीपेन। डीपेन में देखिए वर्ड दिया हुआ है डीप। डीप से बना है डीपेन, यानी कि कहीं ना कहीं गहराई में जाने की बात कह रहा है, गंभीरता की बात आ रही है। डीप बोलते हैं कि आप इस बात में डीप जाइए, मतलब गंभीर रूप से उसके तह तक घुसिए। तो डीप जब भी होगा यानी गहराई में जाओगे तो आप बहुत ही सोच विचार में घुसोगे, आप बहुत ही इंटेंस वाले माहौल में जाओगे। तो डीपेन मैंने क्या हो गया? गंभीरता, यानी कि इंटेंसिटी वाला माहौल, यानी कि आप गंभीर माहौल में जाओगे। तो इसका उत्तर क्या होगा बताओ दोस्तों? इंटेंसिटी। क्या दोस्तों होगा? इंटेंसिटी। CY नहीं, SITY, इंटेंसिटी। दोस्तों आज के वीडियो का अंतिम सवाल, दोस्तों आपके सामने वर्ड है करेज, उसका बताना है आपको सिनोनिम। तो करेज का मतलब आप जानते हैं, बोलते हैं कि आपके अंदर करेज है, मतलब साहस है, क्षमता, यानी कि आप साहस की बात करते हैं कि कितना आपके अंदर साहस है। तो दोस्तों करेज का मतलब साहस हो गया। अब देखिए वर्ड क्या है? मीकनेस, वेलर, VALOUR, वेलर, और एक है ह्यूमैनिटी और एक है टिमिडिटी। तो आप इसमें जानते हैं कि एक वर्ड है टिमिड, मैंने क्या होता है? कायरता, सॉरी कायर। तो टिमिडिटी मतलब क्या होगा? कायरता। कहीं ना कहीं साहस का उल्टा क्या हो जाएगा? साहसिक उल्टा क्या हो जाएगा? कायरता हो जाएगा। तो आंसर तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन देखिए मीकनेस और ह्यूमैनिटी दोनों बिल्कुल सेम वर्ड हैं। मीकनेस और ह्यूमैनिटी मतलब होता है मानवता, ठीक है, आप याद रखिएगा, दोनों का मीनिंग सेम होता है। और ये जो वेलर वर्ड है, वेलर, ये इसके सिनोनिम है, क्योंकि वेलर का अर्थ होता है दोस्तों साहस, इसका मतलब ये होता है साहस, यानी साहसी की व्यक्ति। तो आप देखिए कि एक अगर क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें उसका भी सिनोनिम डाल दिया गया है, और ऐसा सिनोनिम डाला जो कि बिल्कुल नया आपको देखने में लग रहा है। कभी कभी स्टूडेंट ये दिमाग लगाता है कि ये नया वर्ड है तो यही उत्तर हो सकता है, तो ये सब दिमाग बिल्कुल ना लगाएं। आप मीनिंग पे ध्यान रखें, तभी आप सिनोनिम एंटोनिम में दिमाग चलेगा, वरना यहाँ पर तुक्का मारने से कोई फायदा नहीं है। एक नंबर तो जाएगा ही आपका, सॉरी एक नंबर कहाँ, 2 नंबर जाएगा ही, या MTS में 1 नंबर जाएगा ही, लेकिन साथ साथ में क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव मार्क्स भी ये लेके चला जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि तुक्का बिल्कुल नहीं मारने का। दोस्तों और भी वीडियो अपलोड होते रहेंगे, आप ऐसे ही बने रहिए, और जो नए हैं पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां तक हो सके आप सपोर्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। जय हिंद।